Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. I hope that I am clearly audible and visible to you, right? So thumbs up. Okay, let's begin. And I hope that you are doing really good. Today, आज का जो सेशन है वो है CSIR NET Chemical Science Exam 2024 के लिए. क्लियर? ओके. सो देखो, पहले जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे जो हम डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं, उनमें से एक है स्ट्रैटेजी. एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, कौन कौन से पार्ट में किस तरीके से क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करें कि हमारा जो स्कोर हो वो सक्सेस वाला हो, स्कोर हो जो हमारा नेट क्लियर कराए. ठीक है ना. इस मेहनत सभी कर रहे हैं, हार्डवर्क पढ़ सब रहे हैं, लेकिन आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो पढ़ते हुए, है ना. आपका जो गाइडेंस है वो सही है क्या, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाले एक गाइडेंस वाले जो गाइडेंस है वो मिल रही है क्या, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हैं. तो इन सारे जो डाउट्स हैं इनके सॉल्यूशन के लिए सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला है. ठीक है. और जो केमिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न है उस पर भी एक वीडियो आ चुका है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. तो उससे पहले आप क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक भी करना है. ठीक है. बिकॉज दैट इज द बूस्टर फॉर आवर टीचर्स, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. एज यू कैन सी कि जो केमिकल साइंस का एग्जाम है नेट का, जून और दिसंबर 2 बार होता है एक ईयर में, राइट. फॉर अपकमिंग जून 2024 जो बच्चे एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों के लिए अभी लास्ट टाइम जो बचा है इसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कैसे रिवाइज करें, सब कुछ हम पार्ट बी के लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. क्लियर? ओके. और जो बच्चों अभी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ये वीडियो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं फटाफट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है. क्लियर? ओके. सो ओके, तो एग्जाम के नाम आपको पता है, दैट इज केमिकल साइंस. और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर पार्ट बी. ओके. फॉर पार्ट बी के लिए मतलब आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके. ओके. तो देखो, जो भी ये पेपर होता है CSIR नेट का जो एग्जाम का पेपर होता है, आप जानते हो दैट इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. क्लियर? तो जो पार्ट ए होता है, एग्जाम पेपर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी. जो पार्ट ए है वो तो है जनरल एप्टीट्यूड का. ठीक है. ये जनरल एप्टीट्यूड का है, इसमें जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह. और ये जो है पार्ट बी एंड सी, ये क्या कंक्लूड करता है, ये पार्ट इंक्लूड करता है हमारा सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिकल साइंस. तो पार्ट बी और सी ये सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ओके. देखो, जो पार्ट बी है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट बी के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने हमारा सब्जेक्ट को फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है. तो इन केमिस्ट्री दे आर 3 ब्रांचेस जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमारे पार्ट बी में आती है, दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. एज यू कैन सी यहाँ पे 3 ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है. तो पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिलती है. ठीक है. अब इनऑर्गेनिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, क्या वो इजी क्वेश्चन है, क्या वो मॉडरेट लेवल पे है, क्या वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हैं, और हम उन्हें जब अटेम्प्ट करेंगे तो हम हमारा ऑर्डर कैसे रखें. बिकॉज जो हमें चाहिए वो है नेट का हमारा क्लियर होना चाहिए विद JRF. इससे नीचे तो सोचना भी नहीं है हमें. क्लियर? तो आपका ये होना चाहिए कि मुझे नेट JRF के साथ ही लेना है. इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, आपका जो अटेम्प्ट है वो एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए. आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो करने हैं पार्ट बी के अंदर, वो आपको सही, सारे के सारे सही अटेम्प्ट करने, सही होने चाहिए. अगर आपने उसमें क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा, आपका जो क्लियरिंग द रेशियो है वो कम हो जाएगा. फिर आपके सक्सेस के मतलब क्लियर करने के चांसेस कम हो जाते हैं. जितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी हमारा चांसेस कम हो जाएंगे सक्सेस के.
जानते हैं आप? ओके। सो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उनको हम कैसे, कौन कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका क्या लेवल होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी बी पार्ट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो पार्ट है बी और सी, ये दोनों मिलके हमें सिलेक्शन देंगे, ठीक है। और सिलेक्शन में एक तो हमने क्वालिफाई कर लिया, और एक होता है हमारा मेरिट, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वालिफाई और एक होता है मेरिट। मेरिट विल डिसाइड जेआरएफ, ठीक है। तो जब टू पार्ट्स हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया क्वालिफिकेशन और एक हो गया मेरिट, तो आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई किया आपने, वो आप किसके बेसिस पे करते हैं, पार्ट सी के बेसिस पे। और जो पार्ट बी आज हम देख रहे हैं, ये हमारी मेरिट और जेआरएफ डिसाइड करता है। या बिल्कुल सही बात है, जो आप पार्ट बी है ये डिसाइड करेगा आप लोगों को फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारे लिए पार्ट बी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पार्ट बी में हम पार्ट सब टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी के अंदर, वो कौन कौन से हैं और कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस उसमें यूजुअली पूछते हैं। ओके, देखो जो पार्ट बी है उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में, ठीक है। आप जानते हो ये चीज़ तो कि 40 क्वेश्चंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन 40 क्वेश्चंस में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज 35, ठीक है। तो ये देखो 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 35 अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 35 अटेम्प्ट करने ही हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस विच यू हैव दैट 100% एक्यूरेट। आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि आपको पता है हाँ ये बिल्कुल सही है ना। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुझे क्या बताना है, उस क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है, उसको बस छोड़ दो आप, ठीक है। ये जो छोड़ना होता है ना क्वेश्चन को, अब ये बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने अपना नेट क्लियर किया था तो मुझे जेआरएफ के साथ मिला, ठीक है। मेरा क्या था कि मुझे सी पार्ट से तो मेरा क्वालिफिकेशन हुआ और बी से मुझे जेआरएफ चाहिए थी। तो मैंने जो 100 नंबर्स होते हैं और यार 90 नंबर्स मैंने केवल सी पार्ट से लिए, और बी से फिर मेरा फर्दर आई स्कोर्ड 120 इन द नेट जेआरएफ। तो मेरे जो बाकी के पार्ट थे बी से आए। अब बी में जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी दैट आई एम गोना शेयर विद यू, ओके, बिकॉज वो बहुत ही हेल्पफुल है। उससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ चलो ऐसे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? ओके। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, दैट इज 35। 35 में ऑर्गेनिक आती है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। अब देखो जो बी पार्ट होता है, हमारा जो बी पार्ट है, इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो टफ नहीं होता है, वो मॉडरेट और इजी होता है, एंड इजी, ठीक है। अभी मॉडरेट और इजी जो है, पहले लाइक बिफोर 2016 और 2017 जो नेट के एग्जाम होते थे उसमें जो पार्ट बी है इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछते थे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता था कि फॉर्मूला ही उठा के उसमें पूछ लो स्टेटमेंट वाइज। आजकल अभी कुछ टाइम से, पिछले 3-4 सालों से जो चेंज आया है ट्रेंड में, एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो गए, थोड़े से टफ हो गए, ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम मॉडरेट लेवल पे चले गए। तो इजी और मॉडरेट दोनों मिक्स होके आपका पार्ट बी में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी मेहनत से, इतने हार्डवर्क से कर रहे हैं, बिल्कुल सही गाइडेंस, मटेरियल, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग यू आर डूइंग, आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है कि आप बी पार्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो विद गुड स्कोरिंग और विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? तो बी का जो आजकल एग्जाम में जो आता है, लेवल आता है, मॉडरेट और इजी दोनों को मिक्स करके दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, तो ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस का होते हैं 10 to 14। अब 40 क्वेश्चंस आपको वो पूछ रहा है, 40 में से कितने क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होंगे, कितने इनऑर्गेनिक के होंगे और कितने फिजिकल के होंगे। अब आपको कोई भी ये बिल्कुल डेफिनेट नंबर नहीं बता सकता, डेफिनेट नंबर कोई नहीं बता सकता, ये वेरी करता रहता है,
बिल्कुल हर साल ये जो क्वेश्चंस के नंबर है ये वेरी करते रहते हैं, पर जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं कि 10 to 14, 10 से 14 के बीच में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इन सम पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कभी कभी क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट में से उन्होंने सिर्फ 5-6 क्वेश्चन दिए और बाकी दूसरे टॉपिक में से बहुत सारे दे दिए, तो वो रैंडमली होता है, रेयर होता है उसमें। बट जो कॉमन अप्रोक्सीमेट हम लगाते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉमन अप्रोक्सीमेशन क्या है कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में से इतने इतने टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इसके इनऑर्गेनिक के 11 to 14 और फिजिकल के 9 to 12। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टॉपिक वाइज ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में जो क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पार्ट बी, और पार्ट बी में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है सबसे पहले देखो ये जो मैंने 5-6 टॉपिक यहाँ लिखे हैं इन टॉपिक को हम देखते हैं जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका लेवल होता है इजी। ठीक है, इजी का मतलब है यहाँ पे वो आपसे एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, एसिडिटी, बेसिसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एसिडिटी, बेसिसिटी। अब ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये यहाँ पे लेवल होता है। ओके उसके बाद है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और स्टीरियो में भी जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप पूछी जाती है कि बताओ इस आइसोमर और इस आइसोमर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, स्टीरियो में वो आपसे पूछेगा कि कौन सा कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने अभी बोले कि कौन सा कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल है और रिलेशनशिप क्या है, ये क्वेश्चन तो 110% आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन स्टीरियो में, वो जो पूछेगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन भी पूछते हैं, बताओ किसका आर और इसका एस क्या है। अब इसके अंदर जो उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, लेवल को बढ़ा दिया है, वो ये बड़ा है कि वो आपको सिंपल आर एस नहीं पूछता, वो आपको आर एस पूछेगा या तो ब्रिज कंपाउंड के या साइक्लिक बाइफिनाइल कंपाउंड के, किरिल एक्सिस वाले, किरिल प्लेन वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे जो लेवल हो गया वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ स्टीरियो के क्वेश्चन थोड़े आपको इजी, बिल्कुल इजी नहीं मिलेंगे, थोड़े से ऊपर लेवल के मिलेंगे। आयुपैक नॉमेनक्लेचर वेरी इजी, ये तो बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना है आपसे, सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर देगा, उसका आयुपैक आपको पूछेगा, ये नंबर, ये जो 2 नंबर है ये तो ऐसे के ऐसे आपको मिलने वाले हैं, आपने क्या करना है बस आयुपैक के रूल्स पढ़ने। ठीक है, इसमें आपके ऐसे के ऐसे नंबर आते हैं। रिएजेंट्स, जो रिएजेंट्स हैं यहाँ पे भी इजी है, इसको भी मैं इजी बोलूंगी, क्यों? क्योंकि रिएजेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या देखा, उसमें सिर्फ रिएजेंट्स का आपने फंक्शन पढ़ लिया, ये रिएजेंट है, इसका ये नाम है, ये इसका फंक्शन है, रिएजेंट फंक्शन। तो जो फंक्शन होता है उसी से बेस्ड वो आपको एक रिएक्शंस पूछेगा। ये रिएजेंट है, जैसे डाइबल ले लो, एलडीए ले लो। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट्स होते हैं, जैसे ग्रिनार्ड रिएजेंट हो गया ना, RMgX, जैसे LDA, जैसे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो रिएजेंट होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे ऐसे के ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी इजी में ही आता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन, वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है। अगर उसने कोई रिएक्शन मैकेनिज्म दी है तो आपको उसका फिर बेस पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो जो ऑर्गेनिक है, अगर आप अपना पार्ट सी ऑर्गेनिक से निकालने वाले हो तो आपके लिए बी पार्ट की ऑर्गेनिक सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन करी है ऑर्गेनिक को ध्यान में रखते हुए तो आप बी पार्ट को बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि आपने वो जो टफेस्ट पार्ट है सी वो कर लिया है, तो बी पार्ट निकालना बहुत इजी है। ठीक है, और फिर है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा
थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, ये लेवल अप हो गया है। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस आते थे वो सी में आते थे, पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते थे, सिग्नल वगैरह, एनएमआर एंड ईएसआर एंड ऑल। यहाँ पे जो बी पार्ट में है, अब ये लोग स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे देने लगे हैं कि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ये है तो बताओ उसकी एसिडिटी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरमिक्स करके क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, मतलब दो कंसेप्ट उठाए, दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया और उसका एक क्वेश्चन बनाया। ये ऑर्गेनिक में अब चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो लॉजिक आना चाहिए कि ओके इस क्वेश्चन में मुझसे दो दो कंसेप्ट पूछे गए हैं, इन दोनों को इंटरमिक्स करके ये क्वेश्चन दिया गया तो मैं सॉल्व कर लूंगा। क्लियर? तो इस टाइप का आता है अपना ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में देखो पार्ट बी के अंदर, इनऑर्गेनिक में जो पार्ट बी है ये बहुत इजी होती है, इसको हम इजी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं ये क्या होते हैं, इजी होते हैं। जैसे GIOC, अब GIOC में क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड पूछते हैं, पीरियोडिक वेरिएशंस पूछते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस किसके आते हैं, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके अंदर आपके बेसिक और लॉजिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम 11th-12th से पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं सारे पीरियोडिक वेरिएशंस। तो उसके अंदर जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा, इजी होगा। 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे इनऑर्गेनिक के आते ही आते हैं, ठीक है। ऑर्डर पूछ लेगा, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में से ही 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 तो कंफर्म आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, ईजिंग। किस टाइप का बॉन्ड इसके अंदर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो उसका क्या ऑर्डर है, ठीक है। हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने इस क्वेश्चंस को इनऑर्गेनिक को सी पार्ट के लिए प्रिपेयर किया है तो आपके लिए इजी हो जाता है। उसके अलावा भी सिर्फ आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो भी बी पार्ट की इनऑर्गेनिक आप इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो गुड स्कोरिंग के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल बहुत इजी होता है। आपसे वो जैसे पूछता है कि कौन से कन्फर्मेंट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, इसका आईपैक नेम क्या है, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईजी और मॉडरेट दोनों इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, ईजी और मॉडरेट, ठीक है। एक लेवल अप हो गया। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है इसका थोड़ा सा लेवल क्या होता है, मॉडरेट होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक भी आ जाती है अपने आप, ठीक है। ब्रिज कंपाउंड इसे पूछते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, और जो ब्रिज एटम है, कितने ब्रिज एटम प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर EAN रूल कौन फॉलो कर रहा है, EAN रूल से रिलेटेड ही काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो लेवल है वो क्या है, थोड़ा सा अप हो जाता है। बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब ये जो बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जब हम ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ते हैं तो बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जनरली बेसिकली, और वो भी इजी सा होता है। हमने बायो इनऑर्गेनिक अगर वैसे नॉर्मली पढ़ी है तो हम ये वाला क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, मॉडरेट ये हो सकता है, ईजी नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब ये एक नई चीज जो चेंज हुई है पिछले ईयर्स और अब जो एग्जाम में पेपर आता है। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत कम होते थे, रेयर होते थे कि उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी आपसे पूछ ली। लेकिन अब जो है इनऑर्गेनिक में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस वो ऐड करते हैं, तो ये एक एडिशन हो गया है। पहले हम नहीं पढ़ते थे लेकिन अब हमें ये पढ़ना है, बिकॉज अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिक में भी काम आती है, तो फिर हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन भी
इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसके भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, बिकॉज हमने ऑर्गेनिक के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है। ठीक है, तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये सब क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में देखो क्या होता है, पहले तो अगर हम पहले की बात करें प्रीवियस ईयर्स बिफोर 2014-15 क्वेश्चंस एकदम स्टेटमेंट वाले आते थे, फॉर्मूलाज वाले आते थे, बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए जो कि अगर हमने पढ़ा है तो हम उसे टिक कर सकते हैं, हमें आता है। आजकल थोड़ा सा इसका फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है बहुत, इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में वो जैसे गिब्स होल्म्स इक्वेशन होता है उसी के फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं वो लोग, फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेते हैं ना, एंट्रोपी वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इजी है, ये आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से ही सी पार्ट क्लियर करने वाले हो, उसी से सी पार्ट करोगे, तो फिर आप बी पार्ट का फिजिकल भी इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक प्रिपेयर किया है, इनऑर्गेनिक प्रिपेयर किया है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। टफ इन द सेंस आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको सारे नहीं अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको स्कोरिंग हो, जिससे आपको मार्क्स मिले और आपकी जेआरएफ निकले, मैरिट तो यहीं से बनेगी। तो इन जो टॉपिक्स हैं इनमें, इन सारे टॉपिक्स में अगर मैं बोलूं ओवरऑल तो इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी टाइप। ठीक है, तो आपको इजी टाइप के मिलेंगे 4 to 5 और 2 to 3 आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसका एनालिसिस यहाँ पे अगर हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फिजिकल में आ रहे हैं, तो फिजिकल में पार्ट बी के अंदर स्मॉल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, लॉ बेस्ड स्टेटमेंट पूछेगा, कोई भी लॉ है उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट बन रहा है, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, और जो फॉर्मूलाज होते हैं छोटे छोटे फॉर्मूलाज उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखा जाए तो फिजिकल जो है वो इजी रहती है बी पार्ट में, आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने फिजिकल को पढ़ा है ना। देखो बिना पढ़े तो कोई भी पार्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ना तो होगा। अब जो पढ़ रहे हो वो आप किस तरीके से पढ़ो कि आपके अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए हम यहाँ पे हैं, वो हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको इन सारे चैप्टर्स का बेसिक पढ़ना है बेसिक। बी पार्ट के लिए आपने इन सबको एक बार रीड कर लिया है, बेसिक पढ़ लिया है, तो आप जब एक बार पढ़ लोगे, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, तो आप इनके कोई से भी क्वेश्चंस बी पार्ट में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको बी पार्ट में पढ़ने के लिए इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, और आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से पार्ट से अपना क्वालिफिकेशन करोगे, कि सी पार्ट में आप किसे रखना चाहते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो मेरा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने ऑर्गेनिक रखी थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैंने ऑर्गेनिक से ही पार्ट सी क्लियर किया और इनऑर्गेनिक से पार्ट बी, और फिजिकल के जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए वो मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने पूरी फिजिकल पढ़ी थी और मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो ही मैंने उसमें अटेम्प्ट किए। तो एक्यूरेसी रखनी है, लालच नहीं करना है कि कर लूँ अटेम्प्ट, थोड़ा सा तुक्का मार लूँ, वो सब नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। तो आपको अगर ये वाला स्ट्रैटेजी वाला पूरा आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और हमारे सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे जब आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिकल साइंस के लिए। क्लियर। तो इन नेक्स्ट सेशंस हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती है जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या एग्जाम में बस 1 महीना बचा है और हम थोड़े से घबरा जाते हैं, तो वो नहीं करना है, घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है कि मुझे सब आता है। और क्या फॉलो करने हैं आपको, 2-3 चीज, बस 3 चीजें फॉलो करनी है। वो 3 चीजें फॉलो क्या करनी है आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, और बी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट।
बस आपको ये सब फॉलो करना है। आप अपने जो भी आप पढ़ चुके हैं, जो जून में एग्जाम आना है, उसके लिए आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है उतने टेस्ट दो, और कॉन्फिडेंट रहो और पॉजिटिव रहो। हाँ, ये टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा क्योंकि हमने मेहनत की है। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और आप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हमारी, तो आप यहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम इस पे और कंटेंट और ज़्यादा आपकी हेल्प के लिए वीडियोस लेके आए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।